चलिए शुरू करते हैं अपना बहुत प्यारा, बहुत बेसिक, बहुत खूबसूरत चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। तूने क्या करना है, 15 मिनट मुझे अच्छे से सुन। तुझे ना पता चल जाएगा कि मास्टर कितना प्यारा, कितना बेसिक, कितना खूबसूरत पढ़ाता है, और ये भी अंदाजा हो जाएगा कि पेपर यहीं से आएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं, सर इसके नोट्स कहां से, इसके नोट्स कहां से? तो मेरी जान, पहला सजेशन मेरा आपसे यही है कि आप जितने जितने अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो, आप उतने अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। फिर अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, हमारी प्यारी ऐप पे जाना है, दैट इज PW ऐप। यहां पे जाके आपने नोट्स को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, उस चीज को अच्छे से समझना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर मेरे ट्यूशन टीचर ने ये वाला टॉपिक करवाया है, स्कूल टीचर ने ये करवाया है, आप ये करवा रहे हो। तो सबसे बड़ा डाउट सिलेबस को लेके है। तो जब कभी भी मैं आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूंगा तो मैं आपके सामने आपका सिलेबस रखूंगा, ताकि आपको यह अंदाजा रहे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, और वो चैप्टर कितने नंबर का है। तो मैं अगर आपको अच्छे से बोलूं तो ये चैप्टर है 5 मार्क्स का। ठीक। इसमें जो पहले 2 नंबर हैं वो है MCQ, 2 मार्क के आएंगे। और फिर जो 3 नंबर हैं वो किसके हैं? थ्योरी के। और या थ्योरी पूछ सकता है या न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और मेरी जान, मैं न्यूमेरिकल करना भी तुझे सिखाऊंगा इसी एक वीडियो में कि किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। टॉपिक एक बार क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक है। नीड फॉर मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट, फंडामेंटल, डिराइव्ड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर। इससे न्यूमेरिकल पक्का आएगा। ले भाई साहब, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले सीखना है व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर मेजरिंग, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स क्या होती हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने वाला हूं मैं। डायमेंशंस क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, और एक टॉपिक यहां पे लिखा नहीं है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इनमें न्यूमेरिकल पक्का बनता है, चाहे वो सीरीज A हो, B हो, C हो, सब निकालना मैं सिखाऊंगा। तो टॉपिक की शुरुआत करेंगे विद अ बेस्ट पोइट्री। ठीक है भाई, समझ आया नहीं? इस वक्त आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा होगा, सब कंफ्यूजन होगा, बैकलॉग्स होंगे, कितना कुछ होगा। ठीक है, तो उन सब चीजों को साइड पे रखते हैं और नई फ्रेश शुरुआत करते हैं। आज पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, फिर किसके साथ? पोइट्री के साथ। ठीक है। अर्ज किया है, उठ बांध कदम क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक और पोइट्री में ऐड करने की कोशिश करूंगा। यहां पे अंग्रेजी में 2 लाइन है। हार्ड वर्क बीट द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ये हार्ड वर्क जो होता है ना, वो टैलेंट को बीट कर देता है अगर टैलेंट अच्छे से काम ना करे। ये मैंने होते हुए देखा है। ठीक है, कई बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो बंदा जो आपको पढ़ाने वाला है वो बड़ा खतरनाक बंदा है, चुप करके सुनना। अच्छा, एक चीज मैं और भी बोलूं, मैं खुद आपके कमेंट्स रीड करूंगा, जहां पे भी डाउट होगा। तो आप मेरे छोटे बहन भाई हो, इस तरफ मेरे छोटे भाई बैठे हैं, इस तरफ छोटी बहनें बैठी हैं। ठीक है, आप बेझिझक पूछना, सर ये वाला डाउट है, ये वाला डाउट है, देखना पक्का आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक। बढ़िया सर, बढ़िया सर। अच्छा, अब मैं आपको ना पहला टॉपिक करवा रहा हूं, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट का सिंपल मतलब ये होता है किसी भी चीज को नापना। आय हाय 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 आय हाय 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 नापना। जैसे फॉर एग्जांपल, कल मैं ना बाजार गया था, वहां से मैंने जाके ना ये टी-शर्ट लाई। ठीक है, अब मुझे पता है मेरा शोल्डर 1 मीटर का है, तो मैं नाप के ही लाऊंगा ना, ऐसे है ना, नाप के ही लाऊंगा ना। दिस इज नोन एज द मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को नापना। आई बात समझ? किसी चीज को नापने को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे ये मैंने नाप के लाया।
ठीक है, नापतोल, नापतोल करना इज अ मेजरमेंट। बिल्कुल प्यार से, अच्छे से, बारीक से समझना, ठीक है। ये मैंने नाप के लाया, अगर मैं इससे बड़ा लाता क्या मुझे वो फिट आता? कभी नहीं फिट आता। हम बाजार जाते हैं, आलू लाते हैं, चावल लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, टमाटर लाते हैं, चुकंदर लाते हैं, तो कैसे लाते हैं? मेजरमेंट करके लाते, नहीं लाते, है ना। ये मेजरिंग डिवाइस है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, तो वो कैसे मेजर होती है? वहां पे क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, होता नहीं होता? आई बात समझ? तो हम चीजों को अक्सर क्या करते हैं? नापते हैं, उसकी नापतोल करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? मेजरमेंट बोलते हो, ठीक। बहुत खतरनाक डेफिनेशन है मेजरमेंट की, देख क्या लिखी है। मेजरमेंट मींस finding out how much, finding out how much of something, कि पता करना है कि कोई कितनी चीज है, इज देयर बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट, कि हमें पता करना है कि कोई भी चीज कितनी है बाय कंपेयरिंग विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर भी करना रहता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जैसे 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट है, ये फिक्स्ड यूनिट है। ये क्या है? फिक्स्ड यूनिट होती है। आगे चल के मैं इसके ऊपर और बातचीत करूंगा, टेंशन नहीं लेना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स यूनिट होती है, हम इसके साथ कंपेयर करते हैं चीजों को, और फिर हम क्या करते हैं? चीजों को नापते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि मेरा मास कितना है, मेरा मास है 60 kg, तो 60 इंटू 1 kg, मतलब क्या हुआ इस चीज का? कि मेरा मास 60 गुना बड़ा है 1 kg से। तो 1 kg क्या है? फिक्स्ड यूनिट है या स्टैंडर्ड यूनिट है? कुछ एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। मास 60 kg मतलब 60 इंटू 1 kg, 1 kg का 60 गुना, ठीक है। लेंथ 10 मीटर मतलब 1 मीटर का 10 गुना। टाइम 60 सेकेंड, 1 सेकेंड का ना 600 सेकेंड। टाइम क्या है? 600 सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा? कि 1 सेकेंड का 600 गुना। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं? वाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट। देख मेरी बात सुनना, हम कोई भी चीज जाके खरीदेंगे ना तो मेजर करके ही खरीदेंगे। मतलब कि मैं अगर कोई ड्रेस खरीद रहा हूं अपनी वाइफ के लिए, तो मैं जाके बाजार से ड्रेस खरीदूंगा और मैं बोलूंगा 5 मीटर का कपड़ा दे दो, ठीक है, ये मेरी वाइफ के लिए, और उसी के मुताबिक मैं पैसे दूंगा, 2,000 रुपए, है कि नहीं है? हाँ। मैं घर पे मेरी खिड़की है, उस पे खिड़कियां लगी नहीं है, वो एक एरिया है जहां पे खिड़कियां लगानी है, तो मैं मिस्त्री को बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा यार इस एरिया पे खिड़कियां लगानी है, क्या वो उसकी प्रॉपर मेजरमेंट लेगा फिर खिड़कियां लगाएगा? हाँ, आई बात समझ? हाँ। देख ये फोन है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास फोन है, इसकी प्रॉपर मेजरमेंट है। क्या इसमें इस फोन पे टैब का कवर चढ़ सकता है? नहीं, इस पे इसी फोन का कवर फिट होगा, दैट इज मेजरमेंट। आई बात समझ? देख तू घर पे दरवाजे बनाता है तो प्रॉपर मिस्त्री मेजरमेंट लेता है ना, कि हाँ इतना इतना इसकी लेंथ होगी, इतनी इसकी ब्रेथ होगी, इतनी लेंथ होगी, और इस तरह से ये इस जगह पे फिट होगा। हाँ। अच्छा, बाजार से आलू खरीदता है 2 kg, है ना, खरीदता नहीं खरीदता? हाँ, उसी के तू पैसे देता है RS 20 रुपए, 10 रुपए के 1 किलो आलू है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तेरे घर, क्या उसके भी पैसे देता है महीने के बाद? हाँ। तो मेजरमेंट चीजों को क्वांटिफाई करता है, इट हेल्प इन क्वांटिफाई द थिंग्स। हमें ये बताता है कि भाई साहब कोई भी चीज कितनी है, अगर हम उस चीज को खरीद रहे हैं हमें उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे। क्या बोलते हैं उसको, जब हम फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकल भी करते हैं ना, वहां पे भी मेजरमेंट बहुत अच्छे से लेने पड़ते हैं। समझा कि नहीं? चीजों को बड़ी माइन्यूट तरीके से हमें मेजर करना पड़ता है। बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है फिजिकल क्वांटिटी का? आपको फिजिकल क्वांटिटी से क्या समझ आता है? फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच यू कैन मेजर,
जिसको आप नाप सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो इस चश्मे की लेंथ में नाप सकता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। मैं वक्त नाप सकता हूं कि अगले 1600 सेकंड में आपका प्यारा वजाइद मास्टर आपको पढ़ाएगा। मैं घर में आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाप सकता हूं, इलेक्ट्रिक करंट नाप सकता हूं। ठीक, मैं अपना मास नाप सकता हूं, लेंथ नाप सकता हूं, टाइम नाप सकता हूं, करंट नाप सकता हूं। ये सारी चीजें जो नप सकती हैं इसको आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी यू कैन मेजर इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। इस चीज का आप पूरा पूरा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी, ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं जो नपती नहीं है मेरी जान। अच्छा अच्छा अच्छा, देख उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाएगी, मतलब जब कभी भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे होंगे तो आप क्या करोगे, एक नंबर लिखते हो और साथ में क्या लिखते हो, यूनिट लिखते हो। ऐसा ही होता है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे तो नंबर लिखा जाएगा और साथ में क्या लिखा जाएगा, यूनिट लिखा जाएगा। जैसे कि मैं मास लिख रहा हूं तो नंबर क्या होगा 60 और साथ में क्या होगी, यूनिट होगी। मैं लेंथ लिख रहा हूं तो यहां पे क्या आ गया 60 नंबर और साथ में क्या आ गई, यूनिट होगी। मैं टाइम लिख रहा हूं तो ये क्या आ गया, नंबर और साथ में क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आई बात समझ। इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक पेज कोनो यहां पे एक्स्ट्रा है तो हमने इस पेज को कर दिया डिलीट और आगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी पे। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसको आप अच्छे से नाप नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं नाजिया बशीर साहब से प्यार करती है, क्या ये प्यार नप सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 किलोग्राम प्यार करती है, 5 किलोग्राम प्यार करती है, 2 सेकंड प्यार करती है, 5 मीटर प्यार करती है, क्या ये नप सकता है? ना। तो द क्वांटिटी विच यू कैन नॉट मेजर इज नोन एज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नाजिया बशीर से कितना प्यार करती है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं अच्छे से बोलूं लव नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है, कितनी शिद्दत से आप चीजों को पढ़ रहे हो, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। आपके अंदर कितने इमोशंस हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बहुत बढ़िया, देख तुझे जबरदस्त तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बोल रहा हूं यूनिट्स। अभी मैंने यूनिट्स के बारे में आपको यह चीज बोली कि यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसके साथ आप चीजों को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये अब फिक्स्ड हो गया, दिखा, ये 1 मीटर अब क्या हो गया है, फिक्स्ड हो गया। ये 1 मीटर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। द फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज नोन एज द यूनिट। जैसे 1 मीटर क्या हो गया, फिक्स्ड हुआ ना, एक फिक्स करके रख दिया है। अब इसी के मुताबिक आप मेजरमेंट लेना शुरू करोगे। 1 केजी भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसी के मुताबिक आप क्या करते हो, मेजरमेंट लेते हो। वैसे ही 1 सेकंड एक बार पलक को ऐसे किया, ये भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। आई बात समझ के नहीं आई? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं 5 मीटर लंबा हूं तो ये 5 क्या आ गया, 5 गुना ऑफ दैट मीटर। वो 1 मीटर आपने फिक्स करके रख दिया था। मेरी वाइफ 60 केजी है तो क्या मतलब हुआ, 60 केजी ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब उस 1 किलोग्राम से 60 गुना बड़ी है। मैं 10 सेकंड यहां पे चाइनीज में बात कर रहा हूं तो 10 गुना 1 सेकंड का। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब। अच्छा देखो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे, ठीक है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, अर्लियर अर्लियर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग दुनियाओं के हिस्सों में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होते थे, अलग अलग सिस्टम ऑफ। सर कौन कौन सा यूज होता था? सबसे पहले यूज होता था सीजीएस, ठीक है। मतलब किसी किसी दुनिया के एरिया में सीजीएस सिस्टम यूज होता था। सीजीएस यूनिट क्या हो गया, इधर इधर देखना, सीजीएस 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 सीजीएस, ठीक है। इसमें लेंथ को नापते थे सेंटीमीटर में, मास को नापते थे ग्राम में और टाइम को नापते थे किसमें, सेकंड। फिर दुनिया के कुछ हिस्सों में एफपीएस यूज होने लगा, फुट
लेंथ, मास पाउंड एंड टाइम को किस में नापने लगा? सेकंड। ठीक, फिर आस्ता आस्ता हमने एमकेएस सिस्टम बनाया जिसमें हम लेंथ को नापने लगे मीटर में, मास को नापने लगे किलोग्राम में और टाइम को नापने लगे सेकंड में। अच्छा देखना, सीजीएस, सी सेंटीमीटर, जी ग्राम एंड एस सेकंड। एमकेएस, एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड। ठीक है, एफपीएस, एफ फुट, पी पाउंड, एस सेकंड। और मैं बोल रहा हूं एमकेएस को ही हम एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। हमने एमकेएस को ही एसआई यूनिट मान लिया है। अच्छा मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं 1 मीटर क्या एसआई यूनिट है? हाँ। क्या एमकेएस यूनिट है? हाँ। क्या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है? अच्छा मेरी बात सुनना, सेंटीमीटर क्या है? दैट इज सीजीएस यूनिट। क्या एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज हो सकती है? हाँ हो सकती है। अगर मैं आपको बोलूं 1 किलोग्राम, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1000 ग्राम के बराबर। देख बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अभी आपको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो 1 सेकंड किसके बराबर है सर? 1 सेकंड के बराबर ही है। ठीक है, आप अगर एसआई में भी देखोगे तो टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। सीजीएस में भी देखोगे तो टाइम की एसआई यूनिट सेकंड ही होती है। ये मेरे पास क्या है? एसआई सिस्टम। और ये मेरे पास क्या है? सीजीएस सिस्टम। बहुत बढ़िया, लाजवाब, दी नेक्स्ट लेवल। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 3 अलग अलग टाइप हैं उसकी। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम बहुत अच्छे से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और फिर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं या बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। मेरी जान, फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। सर ये कितनी होती है? ये टोटल 7 होती है। क्वांटिटी कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, मैं अभी आपको नहीं बता रहा ये क्वांटिटी क्या है, बस आपको ये बता रहा हूं कि ये 7 हैं जो फंडामेंटल हैं। इसी से फिजिक्स शुरू हुई है। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैं आपको नहीं बता रहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, बस आप अपने दिमाग में रखो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं नहीं बता रहा हूं ये क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये 7 फंडामेंटल हैं। ठीक, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। अच्छा मास की क्या है? किलोग्राम। टाइम की क्या है? सेकंड। करंट की क्या है? एम्पियर। टेम्परेचर की क्या है? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है? मोल। इसकी सिंबल्स, इसकी क्या है? सिंबल्स देखो, मीटर का सिंबल एम है, किलोग्राम का किलो केजी है, सेकंड का एस है, एम्पियर एम्पियर ए से डिनोट होता है, केल्विन के से, कैंडेला सीडी से और नंबर ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से डिनोट होता है। ये मोल वाला कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री वाले विशाल सर बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और कैंडेला जो है या ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप फिजिक्स में पहली बार पढ़ रहे हो, लास्ट बार पढ़ रहे हो, इसके बाद आपको ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया नहीं जाएगा ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है मतलब सूरज की कितनी रोशनी जमीन पे गिर रही है। ठीक है, अब आपने ये चीजें याद रखनी है कि हाँ ये 7 है भाई साहब। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके यूनिट्स क्या हैं और इन यूनिट्स के सिंबल्स क्या, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 2 है। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी याद रखना कि जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है इसकी डेफिनेशन में आगे चल के आपको लिखाऊंगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 2 है। ठीक, सिर्फ 2 है। एक है मेरे पास प्लेन एंगल, आया है। एक क्या मेरे पास? प्लेन एंगल। और दूसरा मेरे पास क्या है? दैट इज द सॉलिड एंगल।
ठीक है। प्लेन एंगल आपको पता ही है, प्लेन एंगल पता है ना, देखो प्लेन एंगल सिंपल है, दो लाइंस के बीच का एंगल, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं सिंपल प्लेन एंगल। बचपन से पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है क्या, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसके बीच में ये जो एंगल बना, 10th क्लास में इसको थीटा बोलने लग गए थे, इसी को आप क्या बोलते हो, प्लेन एंगल बोलते हो। ठीक है, ये जो प्लेन एंगल होता है, अगर आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो प्लेन एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, ये एंगल बनाते बनाते ना ये ऐसे सर्कल बनता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है, आर्क। ठीक है, आपको पता है ये छोटी आर्क है, माइनर आर्क है, और ये क्या है, रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल एक एंगल जो किसी, जब आप वो एंगल जब आप किसी एरिया को देख रहे होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, सॉलिड एंगल बोलते हो। ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, जब आप किसी एरिया को देख रहे होते हो किसी पॉइंट से, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी आपको आगे देखने को कहीं नहीं मिलेगा, जेई एडवांस में सवाल बनते हैं इससे, बट और कहीं नहीं बनते। ठीक है, सॉलिड एंगल जब आप किसी एरिया को आप देख रहे हो, मैं बता ही देता हूं, जैसे ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, इधर, यहां से इधर, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, किसी एरिया को आप देखते हो तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला हमारा एरिया जिसको आप देख रहे थे, और ये क्या आ गया, डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेकर इस एरिया तक का एक एवरेज डिस्टेंस है। आई बात समझ। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप प्यारे बच्चे हो, अच्छे से चीजों को समझने आए हो, तो अच्छे से देखो, ये आर्क है, ऊपर मीटर है, नीचे भी मीटर है, तो ध्यान से देखो, तो इसकी कोई यूनिट निकल के आती नहीं है, बट हम इसको जबरदस्ती एक यूनिट देते हैं जिसको आप बोलते हो रेडियन। आई बात समझ। अब देखो, एरिया है, एरिया मतलब ये एक एरिया है, तो मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और नीचे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। अगर आप और अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो ये मीटर, ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे बेसिक भी है ना, मीटर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर, तो यहां पे भी देखोगे तो यहां पे एक्चुअल में कोई यूनिट निकल के आती नहीं है, बट आप जबरदस्ती इसकी यूनिट रखते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टीरेडियन। स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ, स्टीरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, एंड रेडियन इज द एंगल ऑफ, रेडियन इज द एंगल ऑफ, रेडियन इज द एंगल ऑफ प्लान एंगल, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लान एंगल। ठीक है, these class contain only two purely geometrical unit, that is radian and steradian। यूनिट स्टीरेडियन और रेडियन होगा ना, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी इंक्लूड होंगी इसमें, प्लेन एंगल होगा एंड सॉलिड एंगल होगा। प्लेन एंगल की देखो एक्चुअल में यूनिट निकल रही नहीं है, बट आप यूनिट क्या लिखोगे, रेडियन। निकल रही नहीं है कोई यूनिट, बट रेडियन। निकल रही ही नहीं है कोई यूनिट, बट आपने खुद से उसको यूनिट दे दी है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टीरेडियन। ठीक है, तो क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यही है ना। कौन सी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, यूनिट रेडियन एंड स्टीरेडियन। रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RAD, और स्टीरेडियन को कैसे, सिंबल उसका क्या है, SR। ठीक है, अच्छा अच्छा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या होती है, ड्राइव्ड होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरे पास एरिया है ना,
एरिया को आप कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे? एरिया को आप लिख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी बेस है और ब्रेथ भी बेस है, क्योंकि दोनों क्या है, डिस्टेंस ही है। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ब्रेथ की भी क्या होती है, मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई क्या आया, आंसर क्या आया, यूनिट क्या आई एरिया की, मीटर स्क्वायर। वैसे वॉल्यूम भी ड्राइव्ड ही है, क्यों, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अगर आप ध्यान से देखो तो मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर और हाइट की मीटर, तो आंसर क्या आया, मीटर क्यूब। ये भी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। और ये वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम देखो तो आपने मीटर क्यूब है वॉल्यूम की यूनिट। अच्छा सर, ये तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी, अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये वाली ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं से बेस से डिराइव्ड हुई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या हुई है, डिराइव्ड हुई है। वैसे स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद आया कि नहीं आया, 9th क्लास। डिस्टेंस मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकंड। वैसे ही वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है जो फंडामेंटल है, मीटर, और टाइम भी फंडामेंटल ही है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख रहा हूं, एक्चुअली होता चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और नीचे भी सेकंड, तो आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, केजी, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मैं आपको अच्छे से बोलूं तो ये क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव हो रही है। देख, मास फंडामेंटल है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। सर ये तो ड्राइव है वेलोसिटी, बट अगर वेलोसिटी को देखोगे तो वो किसी ना किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव्ड है। सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी है सर, इसमें ये ड्राइव्ड है। ड्राइव तो खुद ब खुद भी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है। ठीक है, टाइम नीचे क्या था, फंडामेंटल ही था। इसी तरह से अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक फिजिकल क्वांटिटी और हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, है ना, ये फोर्स, है ना। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं ना, एफ डॉट एक्स लिखते हैं, एफ एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये करने से पहले आप इस चीज का ध्यान रखें, फोर्स की एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसी साइंटिस्ट के नाम से भी रखा जा सकता है, जिसको आप बोलते हो न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी निकाला आपने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो अगर आप अच्छे से देखो तो ये कितना का, केजी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको आप जूल भी बोल सकते हो। अच्छा, आपको याद हो तो आपने ऐसा लिखा होगा, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब एनर्जी होगी तो काम कर पाओगे। तो एनर्जी और वर्क की दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम ही होती है, जिसको आप जूल भी लिख सकते हो या केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। वर्क डन की यूनिट क्या थी, जूल, और टाइम की क्या है, सेकंड। जूल पर सेकंड को आप वाट भी लिख सकते हो। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट चाहे आप ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, चाहे न्यूटन लिखो, आपकी अपनी मर्जी है। ये न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप साइंटिस्ट के नाम से भी लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, पास्कल बोल सकते हो। सरफेस टेंशन पे पी वाई क्यू बन चुका है, ध्यान इधर रखना। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको न्यूटन पर मीटर के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट है। तो ये सारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट आपके सामने है। ये फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ये उसके फॉर्मूले और ये उसकी यूनिट्स। आपको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और जितना मैंने अभी करवाया है इतना तो पक्के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले कहां के थे, 9th के फॉर्मूले थे। ठीक है, अच्छा अब आता है डायमेंशंस।
अब क्या आता है, आराम से सुनना, अब क्या आता है, डायमेंशंस। आराम से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आराम से सुनना। व्हाट आर डायमेंशंस? आय हाय, बहुत बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या होते हैं? द डायमेंशंस आर द पावर raised to the base फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होती है? पावर रेज होती है टू द बेस फिजिकल क्वांटिटी टू डिटरमाइन द रिलेशन between base physical quantity and derived physical quantity। क्या बोला मैंने? कि डायमेंशंस पावर्स होती है। डायमेंशंस क्या होती है? पावर रेज टू द बेस फिजिकल क्वांटिटी in order to determine the relationship between base physical quantity and derived physical quantity के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए कुछ पावर्स होती है। सर बेस कितनी है? 7 है। मास का डायमेंशन आप केजी नहीं लिखोगे, एम लिखोगे ऐसे, ठीक है। एम की पावर 1, ये बेस पहले 7 लिख रहा हूं। लेंथ टी लिख रहा हूं, टाइम, अरे लेंथ एल लिख रहा हूं, टाइम टी की पावर 1 लिख रहा हूं, ठीक है। करंट का क्या था? एम्पियर, ठीक। टेम्परेचर कहीं जगह आप केल्विन देखोगे के की पावर 1 और कहीं जगह थीटा देखोगे, के यूज करोगा, ठीक है। उसके बाद छेमी कौन सी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको आप जे से डिनोट करोगे, जे की पावर 1, ठीक। मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, ठीक। नंबर ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो आप इसको डिनोट करोगे मोल की पावर 1 से। अब मैं आपको बोलूं कि सवाल ज्यादातर MLT पे आते हैं। किस पे आते हैं? MLT, या ज्यादा से ज्यादा एम्पियर पे चला जाएगा, केल्विन पे चला जाएगा, मोल पे चला जाएगा, पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी से इतने ज्यादा सवाल नहीं आते। आई बात समझ? ये जो मैंने लिख रखे ना, ये MLT, A, K, थीटा, जे, मोल, ये सिंबल्स हैं किसके? डायमेंशंस के। ये सिंबल्स हैं किसके? डायमेंशंस के। आप डायमेंशन में एम यूज करोगे, केजी यूज नहीं करोगे, मीटर नहीं यूज करोगे, एल यूज करोगे, सेकंड नहीं यूज करोगे, टी यूज करोगे, एम्पियर में ए यूज करोगे, करंट के लिए ए यूज करोगे, टेम्परेचर के लिए या के यूज करोगे या थीटा यूज करोगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जे यूज करोगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस के लिए आप क्या यूज करने वाले हो? मोल यूज करने वाले हो। सर करके बताओ। पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि डायमेंशन होता क्या है, आराम से बारीक से समझना कि द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कौन सी? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, ताकि आप फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप अच्छे से समझा सको कि किस तरह से डिराइव्ड फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास 7 बेसिक हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन तुझे दिमाग में होने चाहिए। लेंथ एल है, मास एम है, टाइम टी है, टेम्परेचर के है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जे है, करंट इलेक्ट्रिक करंट ए है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपको निकाल के बताता हूं। जैसे मेरे से कोई पूछता है कि भाई साहब एरिया के डायमेंशन क्या होंगे, तो आपको पता एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, तो यहां पे L इंटू एल करोगे, फंडामेंटल पावर 1 और पावर 1, ये याद रखना, L की पावर 2,
ये क्या है, ये क्या है, एरिया का डायमेंशन। ठीक, अच्छा मैं आपको ना कुछ चीजें और बेसिक करवाता हूं। अगर मेरे से कोई पूछे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप लिखोगे L की पावर 2। याद रखना ये जो ऊपर पावर है ना, ये क्या है, डायमेंशन है। ये क्या है, डायमेंशन। ये जो L है ना, इसको बोलते हैं L की पावर 2 पूरा, ये क्या है, डायमेंशनल, डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, और ये जो पूरा है कौन से वाला, ये जो पूरा है, ये वाला पूरा, ये जो पूरा है, इसको मैं बोल रहा हूं डायमेंशनल, डायमेंशनल इक्वेशन है। वक्त के साथ जैसे जैसे मैं और एग्जांपल करवाऊंगा आपको और क्लियरिटी आएगी। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी डिस्टेंस, ब्रेथ भी डिस्टेंस, हाइट भी डिस्टेंस, एल इंटू एल इंटू एल, एल की पावर 3। ये पावर 3 इज द डायमेंशन, एल की पावर 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैं अगर पूरा लिखूं वॉल्यूम इज इक्वल टू एल की पावर 3, वो आ जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन में। डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का आप एम भी लिखते हो, मास का डायमेंशनल सिंबल एम भी है। और वॉल्यूम के क्या लिखोगे, एल की पावर 3, इसको ऊपर लाओगे तो एम एल की पावर -3। ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहा डेंसिटी के लिए। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए एल है और टाइम के लिए टी है। अगर आप ये पावर 1 है ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1। अगर यहां एल की पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 है। ये चीज ध्यान में रखना, ये आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, दैट इज एल, और टाइम नीचे टी से सिंबलाइज करेंगे। टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या है, टी, तो इसकी पावर 1 है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये एल टी की पावर -1। वैसे ही एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी -1, नीचे क्या है, टी की पावर 1, ये ऊपर चला जाएगा एल टी की पावर -1, टी की पावर -1। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो ये क्या होगा, एल टी की पावर -2। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास का सिंबल एम भी होता है डायमेंशनल, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस -1। वेलोसिटी का T-1 है। फोर्स क्या है, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का सिंबल क्या है, m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, Lt-2। ये चीज ध्यान में रखना। अब आपको ना इनके डायमेंशनल फॉर्मूला रट जाने चाहिए, ठीक। और आगे चले, वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट कितना है, L। व्हेन बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो क्या हो जाएगा, ML2T-2। याद रखना, मैं वर्क को जब बहुत अच्छे से समझाऊंगा ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए आप डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, है ना। है ना, पोटेंशियल एनर्जी यही होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मास का क्या होता है, m, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसका क्या रहेगा, Lt-2, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और हाइट एक डिस्टेंस है, उसका क्या, L। ये व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये क्या होगा, ML2T-2। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन कितना है, ML2T-2, यही है ना, अपॉन टाइम। ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ML2T-2, ये ऊपर चला जाएगा T की पावर -1। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो क्या हो जाएगा, ML2T-3। प्रेशर, आगे प्रेशर पे PYQ आया हुआ है, ठीक है, ये याद रख लेना। प्रेशर पे PYQ आया। प्रेशर क्या है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, MLT-2, और एरिया क्या है, L का स्क्वायर। L एरिया क्या, L का स्क्वायर। फोर्स ये है। अच्छा, ये ध्यान से देखो, तो ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, ये एक बचा, तो अच्छे से मैं बोलूं MT-2 डिवाइडेड बाय L की पावर 1, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये M L की पावर -1, T की पावर -2। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, ये PYQ पूछा है,
ये पीवाई क्यू पूछा हुआ है, बोलता है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ। प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट था जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये बोलता है एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में अच्छे से बता चुका हूं, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। आई बात समझ? मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, यही प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये एनर्जी है, एनर्जी का सिंबल क्या है? ml 2 t माइनस टू इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट वैसे ही है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/t इन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब इसको उठाओ और इधर मल्टीप्लाई करो, ml2 t माइनस टू, टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, t की पावर 1 इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ml2 when bases are same powers are added, t की पावर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू h। तो h किसके बराबर आया? ml2 ml2 है ना, ml2 t -2 प्लस 1 दैट इज -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एक बार नजर मार लो, आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाए। कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? है ना? देख, जबरदस्त तरीके से मास्टर पढ़ा रहा है तुझे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बात, इसको अच्छे से करके जाना। अगला ऐसा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ था, ये भी पीवाई क्यू है। पीवाई क्यू है क्या? कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा लो, इस जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स 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 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml_t-2 यही होता है। जी का वैसे ही रखेंगे, m1 मास है, m2 भी मास है, डिस्टेंस का स्केयर है, l का स्केयर है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक, ml_t-2 इज इक्वल टू जी, ऊपर आएगा m का स्केयर, नीचे आएगा l का स्केयर। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे डिवाइड करेंगे, तो मैं अच्छे से बोलूं ml_t-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये l का स्केयर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m का स्केयर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? g। अरे भाई साहब, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली चीज यहां पे इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये m कैंसल, यहां पे m1 बचा, है ना? अब देख ध्यान से, m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m की पावर -1। ये l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, l की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 इज इक्वल टू g। वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, l की पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 + 2, t की पावर -2 इज इक्वल टू g। तो ये क्या हो जाएगा? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 इज इक्वल टू g। ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। उसी तरह से एक और सवाल पीवाईक्यू में पूछा हुआ था, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ सवाल है। वो बोलता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि एक फॉर्मूले में आती है, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। बोलता है इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपने क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ये 6 पाई, अगर आप ध्यान से देखो तो 6 पाई, 6 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, मतलब ये मल्टीप्लाई करके एक नंबर ही आएगा। नंबर का और डायमेंशन का कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना, नंबर्स का और डायमेंशंस का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप यहां पे ये वाली चीज को क्या करोगे? इग्नोर इग्नोर इग्नोर, याद रखा ना? यहाँ जैसे आप अपने नापसंदीदा, आपकी लाइफ में जो बेकार लोग होते हैं उसको इग्नोर करते हो ना, हाँ, वैसे ही डायमेंशन के केस में कांस्टेंट को क्या करना है? इग्नोर। कांस्टेंट डायमेंशन के तरीके से ड्राइव्ड भी नहीं हो सकते, डायमेंशंस का और कांस्टेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। बढ़िया। अच्छा, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml_t-2
इज इक्वल टू, इसको आपने इग्नोर किया है, इसका कोई लेना देना नहीं है, नीटा निकालना है। आर का डायमेंशन क्या होता है एल, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू नीटा व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे डिवाइड में हो जाएंगे। नीटा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस 1, यहां कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं। ये देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, यहां पे एल की पावर 1 ही बचेगी, ये टी की पावर माइनस 1 है, ये कटेगा, ऊपर टी की पावर माइनस 1 बचेगी। तो मतलब हमारे पास m है, टी की पावर माइनस 1 है, और नीचे l की पावर 1 है, इज इक्वल टू नीटा है। इस l की पावर को ऊपर ले जाओगे, m l की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू नीटा। ये नीटा का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है। व्हाट इज नीटा? नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बढ़िया है, चलिए आगे। हाँ सर चलिए। अच्छा, ये 2025 में पूछे हुए सवाल है, 2025 2025। अब बहुत सारे बच्चों को ये वाला सवाल बड़ा कंफ्यूज सा लगा था, बट मेरी जान जब तक मास्टर इधर है तुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगी। देख, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है 1/√μ0 ε0, है ना फॉर्मूला? हाँ 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 फॉर्मूला है। सर इसका डायमेंशन क्या होगा? सर स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? एल टी माइनस 1। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है √प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब ये फॉर्मूला ये बाद में चल के हम पढ़ेंगे अच्छे से, है तो स्पीड ऑफ साउंड है, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस 1। तो टेंशन नहीं लेना है जब मास्टर इधर ही है। डायमेंशन तो मुझे अच्छे से समझ आया, ठीक है, मैंने डायमेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ाया, एरिया का डायमेंशन निकाला, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, फोर्स का, वर्क का और पावर का, इसके मैंने डायमेंशन बहुत अच्छे से आपको निकलवाए हैं। एनर्जी का निकाला है, इंपल्स का नहीं निकाला है, इंपल्स का अभी निकालते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, प्रेशर का निकाला है, सरफेस टेंशन का नहीं निकाला है। इंपल्स, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड सरफेस टेंशन, इसका निकाल देते हैं, है ना, निकाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स ही है ना कि कुछ और है? इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो, इंपल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, ये आप पढ़ोगे कहां पे जाके? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। इंपल्स फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, टाइम का क्या होगा? टी की पावर 1, when bases are same powers are added, ml t minus 2 plus 1, ml t की पावर माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? इंपल्स का। जैसे ही मैंने इंपल्स का निकाला ना, वैसे ही मैं बोल रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे भाई साहब, रेडियस ऑफ गायरेशन कोई बड़ी बात थोड़ी है, रेडियस ही तो है। रेडियस क्या होता है? लेंथ ही तो होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल की पावर 1। वैसे ही वो बोल रहा है सरफेस टेंशन का निकालो, बड़ी बात थोड़ी है यार, अब बड़ी बात थोड़ी है भाई साहब, सरफेस टेंशन। वैसे सरफेस टेंशन पे पी वाई क्यू आया हुआ है, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसल, आंसर क्या आएगा? एम एल टी माइनस 2। आई बात समझ? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आया है। अब है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसकी 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, या फिजिक्स के फॉर्मूलू, जो फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं, उनकी 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 वो सही फॉर्मूले हैं या गलत फॉर्मूले हैं, वो चेक करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको एक लॉ करवाना चाहता हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलता है? देख, जैसे मेरे पास 2 वाइफ हैं, फिर मैंने एक और शादी की, 3 वाइफ हो जाएंगी ना, ठीक है, 3 वाइफ्स। आई बात समझ? सेम चीज ऐड होती है, 2 सेब थे, 1 सेब थे, 3 सेब है, सेम चीज ऐड हो सकती है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं, फिर सुनना,
फिर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरे पास 2 एप्पल थे, एक एप्पल मैंने खा दिया, मेरे पास कितने बचे, एक ही एप्पल बचा है। तो सेम चीज माइनस भी हो सकती है, सेम चीज ऐड हो सकती है, सेम चीज माइनस हो सकती है। अरे सर यहाँ पे तो आपने ये संतरा बना दिया है सर, तो ये कैसे, ये कैसे? अरे भाई साहब तो फिर मैंने गलत लिखा था। तो मैं बोल रहा हूं 2 एप्पल माइनस एक एप्पल इज इक्वल टू एक एप्पल। ठीक है, तो सेम चीज ऐड हो सकती है, सेम चीज माइनस हो सकती है, सेम चीज इक्वेट हो सकती है, याद रखना। इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। और लॉ ऑफ होमोजेनिटी पता किसने दिया है? न्यूटन चाचा ने दिया है। देख न्यूटन चाचा यहां पे भी आ गए हैं। अच्छा ये मुझे किसने समझाया? मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने समझाया। ही इज फ्रॉम केरला। माँ कसम इतना जबरदस्त पढ़ता था ना। ठीक है, आज मुझे याद आ गया, वो एनआईटी, मतलब एनआईटी में गया था वो, मुझे याद नहीं है कौन सा कॉलेज था, बट एनआईटी में है। एनआईटी में वो गया था, उसने स्टडी कंप्लीट कर चुकी है, बहुत इंटेलिजेंट था वो। ठीक है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? सेम चीज ऐड हो रही है, सेम चीज माइनस हो रही है। ठीक, बढ़िया। और सेम चीज क्या होती है? सब्सट्रैक्ट भी होती है ना। मैं लिख रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं बोल रहा हूं सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं, सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं और इक्वेट हो सकती है। ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड इक्वेट, ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड इक्वेट, सेम चीज। ठीक है, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूं 3x प्लस 2x, आपने जब ऐड किया तो x x को देखा कि 3 और 2 को देखा, तो ये कितना हो गया? 5x। सेम चीज ऐड हो रही है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 3x प्लस 2y, ये दोनों अलग अलग चीजें, क्या ऐड हो पाएंगी? नहीं ऐड हो पाएंगी। आपने क्या चीज देखी? ये x और y देखा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की, जो फिजिकल क्वांटिटी सेम होती हैं, वो ऐड भी हो जाती है, सब्सट्रैक्ट भी हो जाती हैं और इक्वेट भी हो जाती है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा वो फिजिकल क्वांटिटी सेम है? उसके डायमेंशन से, उसके यूनिट्स से। ठीक है, जैसे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या 2 मीटर और 1 मीटर ऐड हो जाएगा? हाँ सर 3 मीटर। क्या 2 मीटर उसमें से माइनस करोगे 1 मीटर तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर। क्या ऐसे हो सकता है कि 2 मीटर प्लस 3 kg ऐड हो जाए? नेवर, ये ऐड नहीं होगी। सेम चीज होगी तो तभी ऐड होगी, माइनस होगी, इक्वेट होगी। इतना आपने ध्यान रखना है, इस चीज का आपने क्या करना है? ध्यान रखना। बढ़िया है। अच्छा, इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, कैसे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना बड़ी 9th में हमने बड़े तगड़े फॉर्मूले पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन के, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे इसका फॉर्मूला ये चेक करना है कि भाई साहब ये सही है कि नहीं है। मतलब इस देखो ये इक्वेट हो रहा है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला और इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। v का, u का और at का। देखो v का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एल टी माइनस वन। u का कितना है? एल टी माइनस वन है, दोनों वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का क्या होगा? एल टी माइनस टू, और ये टाइम है, ये t हो जाएगा। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एल टी माइनस टू टी की पावर, अरे 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 एल टी माइनस टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। देखो ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला और ये डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों क्या है? सेम। मतलब ये इक्वेशन जो लिखी है वो सही इक्वेशन लिखी है। देखो सेम होगा तो ऐड हो रहा है, सेम हो रहा है तो इक्वेट हो रहा है। फिर v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेलोसिटी, ना 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 बेटा गलती कर रहे हो तुम। एस है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल यूटी, यूटी वेलोसिटी का क्या है? एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या लिखोगे? टी लिखोगे, पावर वन। और नंबर्स का कोई लेना देना नहीं होता। जब आपने ये दोनों चीजें माइनस की तो क्या नंबर देख के माइनस की कि यूनिट्स देख के माइनस की? यूनिट्स देख के माइनस की या डायमेंशंस देख के माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू
और टाइम का स्क्वायर है टी की पावर 2। अगर आप देखो तो एल एल नीचे आ गया, ये व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड -1 एंड +1, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड -2 +2, तो ये क्या आ जाएगा एल, ये क्या आ जाएगा एल टी की पावर 0, ये क्या आ जाएगा एल टी की पावर 0, ये आ जाएगा एल एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है, एल है एल है एल है, एल है एल है एल है, तो मतलब इक्वेशन क्या है, सही है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर मतलब एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला का स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी सेम ही होती है, एल टी -1 का होल स्क्वायर। नंबर्स का और डायमेंशंस का कोई लेना देना नहीं है, एल टी की पावर -2 और ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का एल, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये क्या लिखूंगा एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक। फिर क्या लिखूंगा, फिर देख एल टी की पावर, देख एल इंटू, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, एल ना 2 इंटू 1, 2 एल की पावर 2, 2 इंटू -1 दैट इज एल टी की पावर -2। फिर इधर लिखेंगे तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एल 1 + 1 और टी की पावर क्या आ जाएगा -2। अगर मैं इधर देखूंगा तो एल की पावर 2 टी की पावर -2, इधर देखूंगा तो एल की पावर 2 टी की पावर -2, इधर देखूंगा तो एल की पावर 2 टी की पावर -2। यहां पे भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तभी ये दोनों ऐड हो रहे हैं और साथ में इक्वेट हो रहे हैं। एक पीवाईक्यू करवा देता हूं मैं आपको, 2021 में पूछा हुआ है, 2021 में एक पीवाईक्यू पूछा हुआ था, पता क्या पीवाईक्यू पूछा हुआ था, वो बोल रहा था कि F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बताओ कि ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूं, उसने ये पूछा था F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसने ये पूछा था कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी -2 इज इक्वल टू, ये मास है ये m हो जाएगा, ये वेलोसिटी है तो एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या है, लेंथ है ना, लेंथ, बढ़िया है। ये क्या है, एम एल टी -2 इज इक्वल टू एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 और नीचे लेंथ है, ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एम एल टी -2 इज इक्वल टू एम एल टी की पावर -2, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। पी वाई क्यू पूछा है इस फॉर्मूला, ये एक्चुअली किस फोर्स का, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। आगे चल के आप पढ़ोगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ के भी आए होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। चले आगे, अच्छा ये 2000 अराउंड 2023 में भी 2024 में भी पहुंचा हुआ, ये मतलब ये पी वाई क्यू है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। पता है क्या पूछा है, उसने बोला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए निकालो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी निकालो। मैं पहले ए निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। व्हाट इज पी, पी मेरे पास प्रेशर है, ठीक है, व्हाट इज वी, वी मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है, आई बात समझ। अब देखना ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा ना, तभी ऐड हो रहे है कि नहीं है, हाँ, मतलब प्रेशर का और ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, मुझे ए का निकालना है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आराम से सुनना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, अभी मैंने निकाला है तब भी मैं निकाल देता हूं, फोर्स का मतलब होता है एम एल टी -2 और डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना होगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 तो थी ही थी, तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, प्रेशर का। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 इन इज इक्वल टू ए अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अभी तूने निकाला, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल का क्यूब होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एल का क्यूब का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं अच्छे से बोलूं
तो m l की पावर -1 t की पावर -2 इज इक्वल टू a अपॉन l की पावर 6। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करो, m l की पावर 6 l की पावर -1 t की पावर -2 इज इक्वल टू a। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, m l 6 minus 1 t की पावर -2 is equal to a। when bases are same powers are added, m l की पावर 5 t की पावर -2 is equal to a। ये निकल गया भाई साहब, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। अच्छा, b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, b का b देखो v माइनस बी, दो एक दूसरे दो, मतलब ये वाली चीज इससे माइनस हो रही है तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे या दोनों की यूनिटें सेम होगी तभी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, v इज इक्वल टू बी, v क्या है, दैट इज l की पावर क्यूब इज इक्वल टू b। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l की पावर 3। सेकेंड एप्लीकेशन है टू ड्राइव द फिजिक्स का फॉर्मूला। मतलब हमने फिजिक्स के फॉर्मूले में भी, मतलब कोई फिजिक्स का फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने में भी हम डायमेंशन की मदद ले सकते हैं। हम सेकंड लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे वहां पे हम पढ़ेंगे पेंडुलम, है ना, उसका टाइम पीरियड निकालेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशंस में, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। पेंडुलम क्या होता है, ये पेंडुलम होता है, ये नीचे बॉब होता है मास m, ये लेंथ l है और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगी हुई है। और मेरी जान क्या करता है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, ये ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये ऑसिलेट ऐसे करता है। तो वहां पे हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ऐसे करके, कैसे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और वो कितना होगा, 2 ना 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 ना, हाँ बोलो बोलो, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, ये मैं पहले से ही आपको याद करवा रहा हूं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास। आई बात समझ, अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास एल अपॉन जी। अब मुझे ना इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशन, इस फॉर्मूले को। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप ड्राइव कर सकते हो, एक मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि मेरा बच्चा उसको प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, हाँ सर अच्छे से समझ आ रही है। सर इसको याद करने का कोई तरीका, हाँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास। ये देखो देखो 2t 4 पाई, 4 4 जर 2 2 जर 4, 4 पाई अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास। ये भाई साहब टूट गई 4 पाई, 4 पाई टूट गई अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास। अब मैं इस चीज को ड्राइव कर रहा हूं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा बॉब लटका हुआ है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज g। ठीक है, और इसका मास क्या है, m है। बढ़िया है, अब समझ आ रहा होगा आपको। और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिपेंड कर रहा है, आई बात समझ, आना समझ, डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अभी आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले मुझे बता दिया नहीं है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। तो मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल की कुछ ना कुछ पावर होगी 1/2, एल की पावर 1/2, अंडर रूट है तो 1/2, जी की पावर भी क्या होगी 1/2। मुझे एक्चुअल में यही पावर्स निकालनी है, मुझे एक्चुअल में यही पावर्स निकालनी है। तो मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा होगा मास, उसकी कोई ना कोई पावर होगी ए, लेंथ उसकी कोई ना कोई पावर होगी बी,
जी उसकी पावर कोई ना कोई होगी सी। कुछ बच्चे एक्स वाई जेड भी लेके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बच्चे एक्स वाई जेड लेके भी करते हैं। बढ़िया, ये लिखना आ गया तो सब कुछ आ गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला टी का क्या लिखोगे, टी की पावर 1, आपको पता है मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, ठीक। फिर यहां पे क्या, एम की पावर ए, लेंथ एल की पावर बी, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है, और वो कितना होता है, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, और उसकी पावर क्या होगा, सी होगा। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, देखो एनीथिंग टू 0 इज 1, ये भी 1, तो 1 1 जार 1, 1 इंटू टी, टी ही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। एम ए, एल बी, एल की पावर सी, और टी की पावर -2c। बढ़िया है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, m0, l0, t की पावर 1, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और t की पावर -2c। समझ आना चाहिए मेरे बच्चे को अच्छे से। अब देख, अब देख, ये कंपेयर कर, m l, m को m के साथ कर, ठीक है ना। अच्छा, ये l को l के साथ कंपेयर कर, और t को t के साथ कंपेयर कर। इसके पावर्स को भी आपने अच्छे से क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो ये m है, ये m है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर क्या है, a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ये l है, ये l है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा ये t है, ये t है, ये 1 है, ये -2c है, तो 1 इज इक्वल टू -2c, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या लिख ली, 1/-2। c की वैल्यू तेरे पास निकल गई है, c की वैल्यू तेरे पास निकल गई है, डन, एक पावर निकल गई है, ठीक। दूसरी पावर भी निकल रही है, a की पावर भी निकल गई है, ठीक। बढ़िया है, c निकालना है, मुझे पता है b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b निकालना है, c की वैल्यू कितनी है, c की अभी निकली -1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस, इधर है उधर जाएगा तो प्लस, +1/2, तो b कितना है, +1/2। अच्छा अगर तू अच्छे से देखे तो तूने निकाल दिया है, निकाल दिया, देख टाइम पीरियड m की पावर a, l की पावर b, और g की पावर क्या है, c, g की पावर क्या है, c, ठीक है। जैसे लिखा है वैसे सीक्वेंस में लिखना। a की वैल्यू क्या निकली, 0, l की वैल्यू, b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू निकली है हाफ, है ना, और g की वैल्यू क्या निकली है, g की वैल्यू, g की वैल्यू, g की वैल्यू, g की g नहीं, c की वैल्यू यार, c की वैल्यू क्या निकली है, -1/2, c की वैल्यू -1/2। बढ़िया है, ये टाइम पीरियड m, a की वैल्यू 0, l, b की वैल्यू 1/2, g, c की वैल्यू -1/2। टाइम पीरियड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 1 1, तो 1, l की पावर 1/2, और इसको नीचे करेंगे g की पावर 1/2, तो अच्छे से लिखें टाइम पीरियड, इस सिंबल को, ये जो मैं ऐसे डिपेंडेंस बोल रहा हूं इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, ठीक है। l की पावर 1/2, g की पावर 1/2। अच्छा आपने बचपन में पढ़ा था, अगर कोई किसी मतलब a है उसकी पावर 1/2 है, तो उसको आप √a लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो मैं आगे क्या कर रहा हूं, आगे देखते चलो, देखते चलो क्या कर रहा हूं, देखो देखो देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l डिवाइडेड बाय √g, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यहां पे आएगा कांस्टेंट, इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट √l/g। अब ये कांस्टेंट डायमेंशन से ड्राइव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरी जान, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कितना है, दैट इज 2 पाई, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √l/g, और ये ड्राइव करना, ये ड्राइव करना भी पूछा हुआ है PYQ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक सवाल है। अब मैं तुझे ना एक फॉर्मूला दे रहा हूं,
होमवर्क के लिए, ठीक है। एक मैं बोल रहा हूं विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, इसको ड्राइव करके लाना है। जहां 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 तुझे प्रॉब्लम आएगी, तेरा भाई खड़ा है, तुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बढ़िया। अच्छा, अब है तीसरी तीसरी एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरीके से आपने चीजों को समझना है। कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस टू एसआई, एसआई टू सीजीएस, एफपीएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एफपीएस, ये कन्वर्शन। ठीक, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं जब मैं 1 मीटर लिखता हूं तो ये क्या आ गया 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोनों सेम। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या सेम है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोनों सेम है। आई बात समझ? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है। मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, दोनों सेम है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इधर और इधर फर्क किस में है, यहां पे नंबर n1 है, यहां पे यूनिट 1 है, यहां पे नंबर 2 है, ये यूनिट सेकंड है। आई बात समझ के नहीं आई? दोनों सेम ही हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर ही है। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करो, एक n1 u1 है, मतलब एक में नंबर 1 है, दूसरे में नंबर 100 है। एक में यूनिट मीटर है, एक में यूनिट सेंटीमीटर है, एक यूनिट दूसरे यूनिट में क्या होगी, ये चेंज हो गई। मतलब मुझे ये इस बात समझ आई है कि मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों सेम रहती हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यही है ना। यूनिट ना, नंबर 1 यूनिट 1, नंबर 2 यूनिट सेकंड। देखो नंबर 1 n1, यूनिट 1 100 सेंटीमीटर यूनिट। अब इसके डायमेंशन लिख, तो n1 यूनिट के डायमेंशन लिखे जाते हैं, m1 की पावर a, क्या पता मां कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। l1 की पावर b, t1 की पावर c, ऐसे ही होगा। n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। सर सर ओ सर सर आपने यहां पे m1 l1 t1 लिखा, यहां पे m2 l2 t2 लिखा। हाँ, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है, एक जगह मीटर है, एक जगह सेंटीमीटर है, यूनिट्स अलग अलग है, बट पावर सेम लिखी, पावर a b c, पावर a b c, क्योंकि इन यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स है ना, वो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम ही रहने। ये वाली यूनिट अलग है, ये वाली यूनिट अलग है, बट दोनों के ऊपर जो पावर्स रहेगी वो सेम ही रहेगी। जैसे मैं आपको बोलूं वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट अलग अलग है, बट मीटर के ऊपर 1 पावर है, सेंटीमीटर के ऊपर 1 पावर है, सेकंड के ऊपर 1 पावर। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये यूनिट अलग है, उनके ऊपर पावर्स भी क्या है, एक एक। ठीक, अक्सर आपसे बोलेगा कि N2 निकालो, क्या निकालो, N2। आप कुछ नहीं करोगे, N2 को ऐसे रखोगे, N1 इधर रहेगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, डिवाइडेड बाय M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर क्या आ जाएगी, C आ जाएगी। तो बेहतरीन तरीके से मैं लिखूं तो मेरे पास N2 का एक फॉर्मूला आया, क्या आया, N2 इज इक्वल टू N1, कैसे लिखोगे, M1 अपॉन M2 की पावर A, कॉमन पावर है ना, L1 अपॉन L2 की पावर B,
T1 अपॉन T2 की पावर C। बहुत बढ़िया, लाजवाब सर। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो m1 अपॉन m2 दोनों की पावर सेम थी तो कॉमन पावर ले ली, L1 अपॉन L2 दोनों की पावर सेम थी, कॉमन पावर ले ली, T1 अपॉन T2 दोनों की पावर सेम थी, कॉमन पावर ले ली। ठीक है, अच्छा सवाल कैसे पूछेगा? सवाल देखो कैसे पूछेगा, वो बोलेगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डैश डाइन्स। ठीक है, देख 1 इज N1 और न्यूटन इज SI यूनिट। बढ़िया है, SI यूनिट में आप केजी लेते हो, मीटर लेते हो और सेकंड लेते हो। डाइन्स CGS यूनिट है, इसमें आप मास को ग्राम लेते हो, मीटर लेंथ को सेंटीमीटर लेते हो, टाइम को क्या लेते हो? सेकंड लेते हो। देखो N1 आपको पता है, आपको N2 निकालना है, और ये भी फोर्स है वो भी फोर्स है, तभी इक्वेट हो रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2 1 1, A की पावर 1, B की पावर 1 और C की पावर -2। यहां से आपको A, B और C की वैल्यू मिल जाएगी। क्या निकालना है? N2 इज इक्वल टू N1 हाय 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 M1 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। बहुत बढ़िया, नहीं जा रहे हो सर? नेक्स्ट लेवल जा रहे हो आप। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू पता है, SI यूनिट है ऊपर, M1 L1 T1 SI है। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या है? 1 और ऊपर SI है, मास किसमें है? केजी में। नीचे M2 CGS में है ना। आए हाय हाय, ये M1 है भाई साहब, ये L1 है भाई साहब, और ये T1 है भाई साहब, ये M2 है भाई साहब, ये L1 है भाई साहब, ये T2 है भाई साहब। देखो L2 है, कोई बच्चा बोला भी नहीं। M1 किस में लेंगे? ग्राम, और A की पावर क्या रहेगी? A की पावर रहेगी 1। ठीक, L1 रहेगा मीटर और L2 रहेगा सेंटीमीटर, और इसकी पावर B की पावर क्या रहेगी? 1। ठीक है, T1 कितना रहेगा? T1 सेकंड, उस सेकंड में भी सेकंड ही है, और पावर क्या रहेगा मेरे पास? पावर टाइम के लिए C की वैल्यू क्या है? -2। आप देखो N2 एक नंबर है, तो ऊपर और नीचे वाली यूनिट्स क्या होने चाहिए? कैंसल। ऊपर और नीचे वाली यूनिट्स क्या होनी चाहिए? कैंसल। देखना इधर, N2 इज इक्वल टू 1 kg अपॉन ग्राम की पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, और टाइम सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। यही है, सेम फॉर्मूला मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, N2 इज इक्वल टू, केजी को कैसे लिखते हैं? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, ये 1 से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। मीटर को कैसे लिखते हो? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 आ जाएगी। ये सेकंड और सेकंड है, ये खुद ब खुद कैंसिल कर जाएंगे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा? 1 कैंसिल, 1 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास N2 की वैल्यू क्या होगी? 1000 बचा इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2 है। 1 की पावर, देखो 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 कैसे लिख सकते हो? इसको आप डिवाइडेड बाय के नीचे ला सकते हो,
तो 1/1 की पावर 2, है ना। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। याद रखना 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1,00,000। मतलब कि अभी जब आप सवाल पूछ रहे थे, अभी जब आप सवाल पूछ रहे थे मास्टर, आप हमसे सवाल पूछ रहे थे, 1 न्यूटन डैश डाइन्स के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5, 1,00,000 डाइन के बराबर है। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स के बराबर है। ये मैंने किसकी कन्वर्शन की? फोर्स की, ठीक है। फोर्स में ये कौन सी है? एसआई यूनिट, और ये कौन सी है? सीजीएस यूनिट। मैं अपनी वाइफ को जब कभी भी प्यार से पुकारना हो ना, तंग कर रही हो, मैं उसको बोलता हूं यार तू 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन मतलब 1,00,000 डाइनों के बराबर है। वैसे ही एनर्जी का, वैसे ही एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, एसआई यूनिट होता है जूल। 1 जूल डैश अर्ज के बराबर है, अर्ज के बराबर, अर्ग के बराबर, ठीक है। कितने कितने अर्ज के बराबर? कितने 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 कितने? इधर भी आपने n2 निकालना है, और वो आपको होमवर्क का निकालना, और यहां पे जब आंसर निकालोगे तो आएगा 10⁻7, 10⁻7। जैसे यहां पे 10⁻5 आया ना, वैसे यहां पे क्या आएगा? 10⁻7। अच्छा देखो, 1 जूल कितने अर्ज के बराबर? 10⁻, ERG के बराबर। 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर? 10⁵ डाइन्स के बराबर। अच्छा, ये भी P/Q आया हुआ है, ये भी P/Q आया हुआ है। लो भाई साहब, अब करना, सिस्टम सेम है, सिस्टम सेम है। अब मुझे बताना कितने बच्चों का निकला। बहुत बढ़िया, ये P/Q है, और 2025 का सवाल आया है भाई साहब, 2025 का, 2025 का सवाल है, और ये कितने नंबर का? 3 नंबर का सवाल पूछा हुआ है। अच्छा, पूछा क्या है? देख इधर, पूछा क्या है? बोलता है ये सीजीएस में लिखा हुआ है, प्लांस कांस्टेंट की वैल्यू सीजीएस में लिखी है, इसको जूल में कन्वर्ट करो। अरे भाई साहब इधर देखो, प्लांस क्वांटम इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 6.6, प्लांस कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27। ये क्या मेरे पास? अर्ज सेकंड। आप इसको एसआई में कन्वर्ट करना है, ये सी जी एस है एसआई में। मतलब देख, एसआई में कन्वर्ट करने के लिए तू खुद दिमाग लगा, खुद दिमाग लगा। सेकंड तो है ही है, मतलब ये एसआई में होना चाहिए, मतलब ये अर्ज का चक्कर है सारा, है ना। तो मतलब इस अर्ज को किस में कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है। मैं बोल रहा हूं 1 जूल जो है वो 10⁻7 ERG के बराबर है। 1 ERG किसके बराबर है? 1/10⁻7 किसके बराबर? जूल के बराबर है। बहुत बढ़िया सर, इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देख कैसे होगा। H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये ERG है, इसको क्या मैं 1 ERG लिख सकता हूं? हाँ। और ये सेकंड है, सेकंड को तो बदलना ही नहीं है, क्योंकि SI में भी सेकंड सेकंड में ही रहता है, इसको बदलना है। अच्छा बढ़िया, H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27। 1 ERG किसके बराबर है? 1/10⁻7 जूल सेकंड। कहानी खत्म, आगे आंसर। अच्छा आगे आंसर, आगे आंसर, हाँ ठीक सर, आगे आंसर। H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 जूल सेकंड, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखो तो H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27। -27 नहीं, अब क्या करना है कि भाई साहब, वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, है ना। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। -27 -7 जूल सेकंड, है ना, जूल सेकंड। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मुश्किल नहीं है,
h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 एंड -7 -34 जूल पर सेकेंड। ये 3 नंबर का सवाल पूछा है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना h की वैल्यू याद ही होती है, एसआई में क्या, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इतना आसान सवाल आपके सामने बना के पूछा हुआ था, PYQ था। ये कब का, 2025 का, पिछले ही साल का। अच्छा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, मतलब हम डायमेंशन से क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। पहला पॉइंट मैं ये वाला उठा रहा हूं, सेकंड पॉइंट क्या पॉइंट उठा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि डायमेंशन से आप कांस्टेंट नहीं डिराइव कर सकते। इट डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लोटा अपॉन ग्लास। ये फॉर्मूला जब आपने ड्राइव किया, क्या 2 पाई आप ड्राइव कर पाए ना? एक फॉर्मूला और आप ड्राइव कर, विस्कस फोर्स वाला, कौन सा, 6 पाई नीटा आर वी। 6 पाई क्या आप ड्राइव कर पाए? नहीं कर पाए मेरी जान। तो याद रखना, ये जो 6 पाई है ना, ये ड्राइव नहीं हो सकता, 2 पाई ड्राइव नहीं हो सकता। सर ये आपने जो फॉर्मूला दिया है, ये कब ड्राइव कराओगे मेरी जान? अगले चैप्टर आएंगे, जब जिस चैप्टर में ये मैं फोर्स करवा रहा हूँ ना, विस्कस फोर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वहां पे मैं ये करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे, तो ये तो आपको क्लियर था। दूसरा, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हम ऐसे फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते जैसे t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ऐसे फॉर्मूले जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए, वो ड्राइव नहीं हो सकते। ऐसे फॉर्मूले जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आ जाए, दैट इज, जैसे मैं के में ऐसे लिख रहा हूं, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये एक्सपोनेंशियल आ गया, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव नहीं होगा। लॉग फंक्शन, ऐसा फॉर्मूला जिसमें लॉग आ जाए, जैसे मैं आपको ये बोलूं वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला आ गया, यहां पे लॉग आ गया, ये फॉर्मूले कभी भी ड्राइव नहीं हो सकते। तीसरी लिमिटेशन क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट यूनिक, मतलब दो चीजों के सेम डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजों के, जैसे स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस वन। वैसे ही वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। मतलब दो अलग अलग चीजों के सेम डायमेंशन हो सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल अक्सर इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, मां कसम। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिजिट, मैं क्या बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिजिट इन अ नंबर, मतलब एक नंबर में कितने इंपॉर्टेंट डिजिट हैं, हम उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ गए नहीं है? या मैं आपको मैं इसको नंबर ना बोलूं, मैं इसको ऐसे बोल दूं, द नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डिजिट इन अ रीडिंग। आई बात समझ, मतलब आपने कोई रीडिंग ली, कोई मेजरमेंट ली, तो कोई नंबर आया, जैसे आया 2432, इसमें कितने डिजिट इंपॉर्टेंट हैं, कितने डिजिट इंपॉर्टेंट हैं, उसी को आप सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितने नंबर ऑफ डिजिट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नंबर में या किसी भी रीडिंग में जो आपने ली है। इसके रूल से, इसके रूल नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको नंबर दिया जाएगा और बोलेगा कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ फॉलोइंग नंबर। जैसे कभी ये नंबर दे दिया 4243, तो ये सारे नॉन जीरो हैं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने जाएंगे, कोई जीरो नहीं है, 1 2 3 4, आंसर आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। इसका ये मतलब आ गया कि अगर जीरो आ गया, 240 आ गया किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बढ़िया सर। अच्छा, अगर कहीं जीरो साइड पे आए, अब मैं बोल रहा हूं रूल रट्टा नहीं मारना है, आपको रूल सीखने हैं। जैसे साइड पे आगे, 2 जीरो साइड पे आगे, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। अगर पॉइंट आ गया
तो ये एंड वाले दो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। अगर पॉइंट इन नंबर्स के बाद, ये डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स के बाद आ गया, तो ये वाले जो जीरो होंगे, ये वाले जो जीरो होंगे ये इनसिग्निफिकेंट हो गए, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, एग्जैक्ट नंबर या काउंटेड नंबर, जैसे मैंने बोला 200 स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इनफिनाइट। अच्छा, पावर्स वाले, ये जो पावर्स वाला है, ये जो पावर वाला है, ये वाला भी इनसिग्निफिकेंट होता है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपने आगे वाला नंबर देखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। अभी जाके 2025 का पेपर निकालना, उस पर ये सवाल आया, PYQ, तो मैंने सारे PYQ आपके सामने डिस्कस करके रख दी है। पूरी जान लगा देनी है मेरी जान, पूरी जान, पूरी जान। वजाहिद सर आपके साथ है, जेके बोस वाला की पूरी टीम आपके साथ है। आई बात समझ, जान लगाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आई बात समझ, और याद रखना, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ और रोज का आधा चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है आज से। अब और इंपॉर्टेंट क्या बताना, और इंपॉर्टेंट ये है कि भाई साहब, ये हमारा खूबसूरत सा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन करो जल्दी से, जहां पे आपको नोट्स जल्दी जल्दी मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहां पे टीचर अपनी ऑडियो नोट छोड़ते हैं, ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो सको। ठीक है, मैंने बहुत खूबसूरत से ये चैप्टर कंप्लीट किया है, और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट करोगे विद फुल एनर्जी एंड फुल एक्साइटमेंट, कुछ नहीं छोड़ा है। बाय बाय।